नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अनुसंधान कार्य की रूपरेखा। मतलब कि हमें अनुसंधान कार्य अपने सिनॉप्सिस बनाने के समय क्या क्या रिसर्च वर्क करने पड़ते हैं ना। तो एक रूपरेखा ही हमारा मेन क्या बोलते हैं उद्देश्य और मेन ही वो हमारा जो रहता है जिसको हम तैयार करके अपना कार्य आगे करते हैं। मतलब शोध कार्य किसी भी क्षेत्र के प्रारंभ के लिए शोधकर्ता का ये पहला पड़ाव होता है जिस पर हम पहले रूपरेखा अपनी तैयार करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है। इसके तैयार करने में अनुसंधानकर्ता जितना ही अध्ययन चिंतन और विशेषज्ञों से विचारों का आदान प्रदान करता है, अनुसंधानकार उतना ही सरल और सहज होता है। तो फिर वह और भी बहुत अच्छे से मतलब वो सरलता से कर पाएगा जितना अगर उसने पहले अध्ययन चिंतन कर लिया है तो उसे आगे क्या बोलते हैं अपना कार्य करने में शोध कार्य करने में कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ता। तो विशेषज्ञ इसी पर विचार कर कार्य संचालन की स्वीकृति देते हैं और इसकी रूपरेखा को वह देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें कार्य किया जा सकता है, इसका विषय कैसे है, आज इसमें कितने काम हो चुके हैं। तो प्रत्येक विषय में शोध क्या होते हैं रूपरेखाओं के मूल्यांकन हेतु एक शोध उपाधि अपने क्या बोलते हैं उसमें सीमित का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय या अन्य सदस्य या कुलपति के बीच में यह अध्यक्षता होती है। फिर उस पर विचार विमर्श करके शोध की रूपरेखा के संबंध में 3 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। वो क्या होते हैं कि शोध रूपरेखा की संस्तुति करती है, शोध रूपरेखा को किस प्रकार से निरस्त करती है, शोध रूपरेखा में सुधार के लिए सुझाव देती है। ये 3 प्रकार की चीज़ों पर वहाँ पर विचार विमर्श होता है कि कुछ चीज़ को निरस्त करना है या हटाना है या बढ़ाना है या किस चीज़ को विस्तार से करना है, किसी चीज़ को सुधारने की सलाह दी जाती है। तो आदि सभी चीज़ों के लिए इसमें कमेटी बैठती है जिसके अंतर्गत यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। शोध प्रबंध सीमित जिस रूपरेखा की संस्तुति करती है उसकी सूचना विश्वविद्यालय शोधकर्ता को देता है, तभी वह उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो जिस रूपरेखा की संस्तुति मतलब शोध उपाधि समिति नहीं करती है उसकी भी सूचना विश्वविद्यालय शोधकर्ता को देता है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता को पंजीकरण भी रद्द हो जाता है और उसे नए ढंग से फिर समस्या का चयन करके नई रूपरेखा तैयार करनी होती है। तो पुनः उसमें उपयुक्त प्रक्रिया दोहरानी होती है। जो भी हम प्रक्रिया पहले कर रहे रहते हैं उसमें फिर पुनः करना। कई बार होता है कि हो सकता है वही कितने लोगों ने उस पर अपने काम कर चुके होंगे। जैसे कोई भी हम शीर्षक लेते हैं, जैसे प्रेमचंद की कहानियों को ही ले लें, तुलसीदास हो गए, जैसे कबीर के अगर हम बहुत सारी जैसे तो ये सब क्या है कॉमन हो गए। तो अगर हम उनकी कुछ अलग हटके किसी उनकी रचना को कर रहे हैं या जब तक अभी तक उनका कोई भी अगर क्षेत्र जैसे छूटा हुआ है, जैसे कि एक कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं, रहस्यवादी हैं और उनके में किस प्रकार से समाज अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया था। तो इससे अलग हटके अगर आपको उनके दोहे या किसी चीज़ों में कुछ लगता है नया अंतर, तब वो सिनॉप्सिस आपका आगे बढ़ेगा और उस पर परमिशन मिलती है कि आप कर सकते हैं। अन्यथा नहीं तो आप अगर वही चीज़ को आप रिपीट करेंगे तो फिर से आपको वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको नए तरीके से एक नया फिर रूपरेखा आपको नए टॉपिक को लेकर या नई लेखक या नए रचनाकार या साहित्यकारों को लेकर आपको सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है। तो इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो टॉपिक हम डिसाइड कर रहे हैं, जो रूपरेखा बना रहे हैं, उस पर वही बात रिपीट ना हो और हमें जो दोहरापन उसमें ना दिखाई दे, उसमें कोई नया रहे, हमारा जो कंक्लूजन निष्कर्ष हम कुछ नया दे पाए। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर अपनी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा फिर से आपको जो पूरा शुरू का आप जैसे जैसे प्रक्रिया से आप चालू करे थे वैसे ही करने पड़ते हैं। इसलिए यह देखिए कि आपको उसे सीमित डाटा भी मिल पाए और आप एक अच्छा अपना नए सिरे से नए साहित्यकार पर अपनी एक नई चीज़ों को आप लिख पाएँ और कुछ चीज़ आप समाज को दे पाए नया। तो ये प्रयास करना चाहिए, वही चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए करके। तो मतलब हमें रूपरेखा फिर से पुनः जमा करनी पड़ती है। कभी कभी समिति ऐसे भी निर्णय लेती है कि शोध कार्य करने आरंभ कर दिया जाता है। इस प्रकार से भी अनेकों प्रकार से हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हमें इस प्रकार से रूपरेखा बनानी चाहिए कि वह कभी निरस्त ना हो और आसानी से उसमें डिसीजन लिया जाए और उसमें हमारा पंजीकरण होकर हम अपना काम चालू करते करके। तो अब नेक्स्ट आता है कि शोध रूपरेखा का प्रारूप क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि समस्या
समस्या क्या है, समस्या का कथन, समस्या का सैद्धांतिक आधार, शोध का उद्देश्य, आदर्श, और हम बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं कि आपकी परिकल्पना क्या होती है। मतलब हाइपोथेसिस के बिना तो आप कोई कल्पना ही नहीं कर सकते एक रूपरेखा बनाने के लिए भी। तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम सिनॉप्सिस बनाने के समय एक आउटलाइन देते हैं कि हमें ये इस लाइनों पर हमें काम करना है। तो शोध की रूपरेखा तैयार करना एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बगैर तो आपका कार्य आरंभ ही नहीं होगा। पहले आप रूपरेखा बनाएंगे, किसी का एक ढांचा बनाते हैं, फिर उस पर आप कार्य करते हैं, क्योंकि रूपरेखा ही शोध कार्य को आरंभ करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। अधिकांश विषय में शोध की रूपरेखा में केवल शोध प्रबंध के अध्यायों का ही विवरण तैयार करते हैं। तो उसमें बहुत सारे, जैसे पहला टॉपिक होता है, फिर इसमें विश्वविद्यालय का नाम, उपाधि और संस्था का नाम, और इस प्रकार से पर्यवेक्षक का नाम, आपके सुपरवाइजर कौन है, अनुसंधानकर्ता का नाम आदि चीज अंकित करके आप शोध रूपरेखा का एक मुख्य उद्देश्य तैयार करते हैं। फिर उसके बाद इसमें यह बताया जाता है कि यह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो क्या, कैसे और क्यों करना चाहती हूँ। तो शोध रूपरेखा का एक कार्य को दिशा देने का काम करते हैं कि आप जो शोध करता है वह क्यों और कैसे और क्या मिलना चाहता है। तो ये जो 3 हैं, का के वर्ड आप यूज जो है उसको ध्यान में रखिए, क्या, कैसे और क्यों। ये तीनों में ही आपका सिनॉप्सिस पूरा इसी के अंतराल में ही काम करता है और इसी से आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं जो आपकी रूपरेखा बनाते हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों आप करना चाहती हैं। तो इस प्रकार से आप शोध की रूपरेखा एक तैयार करते हैं और नई नई दिशा देते हैं। तो पहला इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट कि समस्या क्या है, कि इसके अंतर्गत समस्या की उत्पत्ति का संक्षिप्त कारण देते हुए उसे प्रस्तुत किया जाता है कि समस्या क्या है करके। जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, मतलब समस्या क्या है पहले जिसका आप निवारण करना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत समस्या की उत्पत्ति, फिर उसका संक्षिप्त कारण देते हुए आप अपना प्रस्तुति करते हैं। फिर सेकंड आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब समस्या का कथन क्या होता है कि शोध कार्य किसी समस्या के समाधान अथवा किसी मौलिक प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अर्थात शोधकर्ता को समस्या का प्रश्न का उल्लेख करना चाहिए। फिर समस्या तथा प्रश्न का रूप अधिक व्यापक होता है, इसलिए उसकी परिभाषा का एक कथन के रूप में की जानी चाहिए, ये जिसे शोध का शीर्षक भी कहते हैं। तो समस्या के कथन को विशिष्ट तथा स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए और समस्या का रूप ऐसा होना चाहिए जिसके लिए निश्चित निर्णय लिया जा सके। तो यह विवरण 1 या 2 पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम रूपरेखा भी बना रहे हैं वह अधिक ज़्यादा लंबा भी ना हो कि लोगों को क्या बोलते हैं पढ़ने में उसको दिक्कत हो। इसलिए आज के डेट में समय की उपयोगिता सबके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप इतना ज़्यादा बड़ा भी ना करिए, इसलिए छोटा लिखिए, सरल लिखिए और सहज लिखिए कि जो कि सामान्य व्यक्ति पढ़ के उसे समझ जाए करके। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको हमें ध्यान में रखकर अपने कार्य को हम करते हैं कि सामने भी जो व्यक्ति बैठा है उसकी भी चीज़ों को समझते हैं और खुद भी हमें अपना सेल्फ डिसीजन भी हमें लेना जरूरी है कि हमें क्या करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा समस्या का सैद्धांतिक आधार क्या है। तो शोधकर्ता को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वह किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना शोध कार्य कर रहा है, उसे सैद्धांतिक पक्ष और उसके संबंधित शोध कार्य की जानकारी होनी चाहिए। इसका उल्लेख संक्षिप्त रूप में करना चाहिए तथा संदर्भ ग्रंथ तथा पुस्तकों को भी पद टिप्पणी के रूप में अंकित करना चाहिए। इसके लिए शोध कार्य की समीक्षा की जाती है। इससे पूर्व शोध कार्य और उसकी प्रकृति के संबंध में भी जानकारी होना चाहिए और उसका उल्लेख संक्षेप में होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस टॉपिक पर कर रहे हैं उस पर अभी तक कितना काम हुआ है और उस पर भी आप अपनी संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। फिर आप क्या नया करना चाह रहे हैं तो उसको भी अपने पॉइंट्स को आप उसमें डील करेंगे कि आप इनसे क्या अलग करना चाह रहे हैं और क्या बेहतर करके दिखा सकते हैं कि जो चीज़ इन्होंने नहीं किया है। तो पूर्व से भी जो शोध हुए रहते हैं उसका भी आकलन करना चाहिए और उस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिख के अपनी रूपरेखा बनानी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा शोध का उद्देश्य क्या होता है। शोध के उद्देश्य, फिर इसमें प्रत्येक क्षेत्र में शोध कार्य का नियोजन किया जाता है जिनका अपना विशिष्ट उद्देश्य होता है। साधारणतः शोध के लिए हम
उद्देश्य मानते हैं तो पहला आता है सैद्धांतिक, फिर तथ्यात्मक तथा व्यवहारिक। ये 3 प्रकार से हम अपने शोध के कार्य के उद्देश्य रहते हैं जिसके तहत हम अपना कार्य करते हैं। तो शोध कार्य द्वारा किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन होता है तथा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है या किसी नवीन व्यवहारिक को प्रस्तुत किया जाता है। तो अतः शोधार्थी को अपने कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए कि शोध में उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकती है। प्रत्येक विषय के शोध की रूपरेखा में उद्देश्य की आवश्यकता लिखना चाहिए। मतलब जब तक उद्देश्य नहीं रहेगा तब तक अपना आप कार्य क्या करेंगे। इसलिए शोध में जो भी काम कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य बहुत मेन रहता है। उद्देश्य आपका जब क्लियर है तो आप अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा शोध परिकल्पनाएं कि रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस तो सब में जरूरी है। तो वैज्ञानिक शोध कार्यों में परिकल्पनाओं का विशेष महत्व होता है क्योंकि शोध की रूपरेखा परिकल्पना पर ही आधारित होता है और इसका प्रतिपादन 2 रूप से किया जा सकता है। हम एक दिशा युक्ति होती है और एक दिशा विहीन होती है। तो 2 प्रकार के हम डायरेक्शन को हम लेते हैं कि वह दिशा युक्ति एक परिकल्पना होती है, दूसरा होता है दिशा विहीन परिकल्पना। तो यदि दिशा युक्त परिकल्पनाओं का उल्लेख करना है तो वह सैद्धांतिक आधार पर अंकित किया जाता है और आजकल जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं वो सब दिशा विहीन परिकल्पनाओं का उल्लेख करते हैं क्योंकि इसके लिए सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो दिशा युक्त अगर आप लेंगे तो वो आपका एक सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर अंकित करना होता है। पर आजकल क्या हो रहा है, दिशा विहीन परिकल्पनाओं का चलन चल रहा है, उसके आधार पर उसकी एक सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता नहीं होती। तो समस्या के समाधान के लिए संभावित रूप को परिकल्पना कहते हैं या किसी प्रश्न के समाधान का उत्तर देने के लिए योजनाएं किए जाते हैं, परंतु सभी विषयों में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करना संभव नहीं होता। जैसे कि ऐतिहासिक शोध हो गए, साहित्यिक शोध हो गए या भाषा के प्रति शोध होता है। तो परिकल्पनाओं को सरल एवं सहज रूप में लिखना चाहिए। परिकल्पनाओं को प्रत्यक्ष संबंध शोध उद्देश्य से होना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं उसका उद्देश्य वही होना चाहिए, सरल एवं स्पष्ट भाषा शैली में हो। ये इसके प्रयोग हम सैद्धांतिक शोध हो गए, साहित्यिक शोध हो गए और हम भाषा के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं या ऐतिहासिक शोध कर रहे हैं, इतिहास से कुछ चीज़ को ले रहे हैं या साहित्यिक, तो इसमें काम आता है ये सब दिशा विहीन और इसमें हम अपने आधारित सिद्धांतों पर हम काम कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शोध विधि तथा प्रक्रिया। अभी तक हमने देखा कि शोध का उद्देश्य, परिकल्पना, फिर आता है नेक्स्ट हमारा शोध विधि और प्रक्रिया, मेथड और प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या है, हमारा प्रोसीड्यूर मतलब हमारा क्या है। तो शोध की अनेक विधियां हैं अतः शोधकर्ता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शोध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस विधि का अनुकरण किया जाएगा तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि हेतु किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अधिकांश विषयों में हम पाठ्य वस्तु विश्लेषण या पाठ्य विधि का हम अनुसरण क्या करते हैं और सामाजिक विषयों में हम ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक विधि में हम अनुसरण करते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में आपको एक्सपेरिमेंटल करते हैं। अब सामाजिक विषयों से जुड़े हैं तो आपको उसमें सर्वे करना पड़ता है, सर्वेक्षण करके आप अपना तथ्य निकालते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अगर हम अपने साहित्यिक चीज़ों को ले लें या इतिहास से संबंधित, तो वो तो हमारी पुरानी जो जैसे संग्रहालय में या पाठ्य पुस्तक हो गए या पुस्तकालय से संबंधित, उसी में हमारा रिसर्च हो जाता है। तो हिंदी में जितने भी अगर हम साहित्यकारों का लेते हैं तो वह सब हमारे क्या बोलते हैं पुस्तकें या उनके द्वारा जो छपी हुई या पुस्तकालय से हम सहायता लेते हैं या उनकी जो स्वयं की पुस्तकें रहती हैं, इसका हम प्रयोग करके अपनी शोध प्रक्रिया का कार्य करते हैं। फिर आता है न्यायदर्श मतलब सैम्पलिंग क्या है। सामाजिक विषयों के शोध के लिए एक सैम्पलिंग का विशेष महत्व होता है। तो जो भी सामाजिक जैसे सोशल समाजशास्त्र से संबंधित हो गया या सामाजिक विषय से, या हमारे भी हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर हम किसी ग्रामीण या शहरी परिवेश में किसी चीज़ को लेकर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो इसमें भी हमारी सैम्पलिंग की आवश्यकता होती है। तो सैम्पलिंग का इसमें विशेष महत्व दिया जाता है। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है फिर कि शोधकर्ता को न्यायदर्श प्रविधि का निर्धारण करके रूपरेखा में उल्लेखनीय करना आवश्यक होता है। मतलब जो भी आप रूपरेखा बना रहे हैं तो उसमें आपको उसका उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि सामाजिक विषयों में शोध कार्य में न्यायदर्श की विशेष समस्या रहती है
और शोध का प्रारूप न्यायादर्श के स्वरूप को पर आधारित होता है, अर्थात स्वरूप में न्यायादर्श प्रविधि का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए, इससे विशेषज्ञों की अनुमति भी मिल सके करके। तो ये बहुत सारे जो थे मैंने आपको अपने स्वरूप बताए, उसके प्रारूप बताए कि किस प्रकार से हम एक रूपरेखा बनाते हैं अपने शोध के समय। पहले हमारी रूपरेखा ही एक विशेष जड़ होती है, उसके बाद हम उसको किस प्रकार से फैलाते हैं और काम करते हैं करके। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।